आज मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम के रूप में व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा सर्वप्रथम के.डब्ल्यू. थॉमसन ने की। मॉर्टर कैप्लान ने इस धारणा का और अधिक विस्तार किया। सामान्यतः हम सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या उपव्यवस्था सिद्धांत आदि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की उपज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विद्वानों ने सामाजिक विज्ञानों में अंतरशासनात्मक एकीकरण पर बल दिया और यही धारणा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की उपज का कारण थी। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना था कि ज्ञान विज्ञान को विभिन्न विषयों टुकड़ों में कठोरता के साथ विभाजित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान की क्रिया रुक गई थी। ज्ञान की प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र की प्रगति में भी बाधा आ रही थी। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसमें विभिन्न अनुशासनों से प्राप्त ज्ञान को सार्थक ज्ञान से संगठित किया जा सके। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत एक ऐसे आंदोलन का परिचायक बन गया जिसका ध्येय वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण करना है। एक ऐसी व्यापक सिद्धांत की खोज करना है जिसकी सहायता से प्रत्येक विज्ञान को अपनी समस्याएं अधिक अच्छी तरह से समझने में आ सके। यानी कि व्यवस्थापकम सिद्धांत है जिसमें कैप्लान ने जो 3 धारणाएं बनाई है, उसमें जैसे कि विशेष विन्यास, जिसमें पहले तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं का ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। इसमें जेम्स रोजनी ने इस व्यवस्था का प्रयोग किया, वर्णन का एक तरीका माना है। जो दूसरा है वह विशेष विन्यास, जिसमें सामान्य विन्यास का स्वरूप ही राज्यों के व्यवहारों की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यानी कि इसमें केनेथ बोल्डिंग और चार्ल्स मैक्लेलैंड ने इसी अर्थ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करने का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मुख्य चरों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। तीसरे में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग व्यवस्था करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं का विश्लेषण करता है। प्रणाली के रूप में व्यवस्था का अभिप्राय एक ऐसे विशेष दृष्टिकोण से है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विस्तृत व आधार सामग्री में सैद्धांतिक व्यवस्था लाना चाहता है। जॉर्ज लिस्का और आर्थर ली बर्न्स ने ऐसे ही विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू किया है। जेम्स एन रोजनाउ ने 1960 में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन में जो नवीनतम प्रवृत्तियां विकसित हो रही है, उनमें से संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोकप्रिय प्रवृत्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को व्यवस्था मानकर चलने की है। इस प्रवृत्ति का मूलाधार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आचरण को भौतिक शास्त्र और जीवन शास्त्र की संभावनाओं के आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाशील गतिमान व्यवस्था है। विशिष्ट काल में उसका विशिष्ट रूप रहता है, जैसे मानव शरीर में क्रम में बचपन, किशोरावस्था, यौवन, जरावस्था आती है। यदि एक अवस्था के समस्त अंग समान रूप से विकसित होते हैं तो यह स्वस्थ विकास होता है। जैसे सावयव में एक ही विशिष्ट अंग का बढ़ना रोग का लक्षण है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता तो युद्ध होते हैं। जिस प्रकार शरीर में बहुत अधिक असंतुलन हो जाता है तो ज्वर और आदि उस असंतुलन को संतुलित करने में तीव्र कदम होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में जब गहरे असंतुलन होते हैं तो क्रांति होती है, उसके उपांतर नया संतुलन स्थापित हो जाता है। यानी कि डी कॉपलिन कहता है इस बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को हम क्षेत्रीय आधार पर संगठित स्वायत्त कानून और तथ्यात्मक राजनीतिक इकाइयों के एक सेट के रूप में देख सकते हैं। इन राजनीतिक इकाइयों का अभिप्राय राष्ट्र राज्यों से है जो इस विश्व को घेरे हुए हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न विवादों क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
उन स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों का संग्रह है जो कुछ नियमित रीति से पारस्परिक क्रिया करता है, अर्थात राज्यों में पारस्परिक क्रियाएं नियमित भी होनी चाहिए, अनवरत भी। जहाँ ऐसी क्रियाएं नहीं होती है वहाँ किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यवस्था विश्लेषण धारणा के अनुसार किसी राष्ट्र का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कुछ लेने और कुछ देने का दुतरफा होता है। व्यवस्था विश्लेषण राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। राज्य के व्यवहार अनवरत रूप से बदलता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी रूपांतरण होता है। प्राचीन काल में राज्यों की संख्या कम थी, जिससे पारस्परिक अंतर्क्रिया भी कम होती थी। जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे राज्यों की पारस्परिक क्रियाएं भी बढ़ने लगी। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत जो दृष्टिकोण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य काल, भूत और वर्तमान से संबंधित है। पहले तो भूत और वर्तमान से संबंधित है, जिसके आधार पर भविष्य का निर्धारण होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक विशुद्ध सिद्धांत संप्रत्यय अपनाने पर बल देता है। यह संप्रत्यय ऐसी संकल्पना का निर्माण करता है कि राज्यों को एक दूसरे के साथ संपर्क पारस्परिक क्रियाओं के प्रक्रम के रूप में बदलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जैसे कि हम कह सकते हैं, कैप्लान ने जो कहा है, कैप्लान ने इसे शक्ति राजनीतिक धारणा के रूप में स्वीकार किया है, पहले तो हम ये कह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रम और संबंधता होती है और भविष्य में भी रहेगी। कैप्लान ने इसे अंतर्राष्ट्रीयकर्ताओं को दो वर्गों में बांटा था। पहला राष्ट्रीयकर्ता या नेशनल एक्टर्स, दूसरा अधिराष्ट्रीयकर्ता या सुपरनेशनल कंट्रैक्ट। सैद्धांतिक मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसमें हम 4 बिंदु कैप्लान द्वारा दिए गए हैं। व्यवहार का कुछ विशिष्ट आवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व रहता है। आवर्तनीय यानी कि रिपीटेबल समुच्चय होता है। दूसरा जो है ये व्यवहार समुच्चय है का रूप इसलिए धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ आंतरिक संबंध होता है। इनसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति होती है। तीसरा में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के समुच्चय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों, संस्थाओं के चरित्र, उनकी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने के साथ ही साथ उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की विशेषताओं को भी प्रतिबिंबित करता है। चौथा हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कई तत्वों जैसे सैनिक तत्व, आर्थिक समता, संचार, सूचना, तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या के परिवर्तन आदि तत्वों से संबंध रखते हैं। इनके संबंधों को दर्शाया भी जा सकता है। कैप्लान का यह भी कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था का अक्षुण्ण रखने के लिए शारीरिक बल कम से कम आखिरी उपाय के तौर पर काम में लिया जाता है। इन मान्यताओं के आधार पर कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रतिमानों की कल्पना की है। उनका विश्वास है कि इन प्रतिमानों का व्यवहारवादी विश्लेषण संभव है। इनके विशिष्ट आधार वाक्यों की जांच की जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कैप्लान द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीयकर्ता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अवयव हैं। इनके अवयवों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समुचित अध्ययन के लिए एक तरफ तो राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव का विवेचन आवश्यक है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के व्यवहार की परीक्षा भी आवश्यक है। कैप्लान ने इस दार्शनिक भूमि के आधार पर 6 प्रकार बताए हैं, 6 प्रतिमानों की कल्पना की है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 6 बिंदु जो हैं वो शक्ति संतुलन व्यवस्था, बैलेंस ऑफ द पावर सिस्टम, शीतल द्विध्रुव व्यवस्था यानी लूज बाइपोलर सिस्टम, कठोर द्विध्रुव व्यवस्था यानी टाइट बाइपोलर सिस्टम, सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, सौंपनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, इकाई वीटो सिस्टम यानी यूनिट वीटो सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यानी हम पहला बिंदु ले सकते हैं जिसमें शक्ति संतुलन व्यवस्था है। शक्ति संतुलन व्यवस्था 18वीं-19वीं शताब्दी में प्रचलित और मिलती है। उपपद्धति का अभाव इसमें, यानी इसमें 2 प्रकार है, आवश्यक कार्यकर्ता और अन्य लघु कार्यकर्ता। आवश्यक कार्यकर्ता में तो हम अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन आदि को ले सकते हैं। लघु में छोटे छोटे देश सम्मिलित हो सकते हैं। कैप्लान ने कहा है कि ये नियम अपरिहार्य है। जो शक्ति संतुलन व्यवस्था के लिए 6 नियम बताए उन्होंने। पहला जो है, प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, परंतु युद्ध
करने के बजाय समझौता का सहारा लेना चाहिए। यदि समझौते के कारण अपनी क्षमता बढ़ाना कठिन हो तो युद्ध का सहारा लेना चाहिए। तीसरा जो है बताता है किसी आवश्यक कार्यकर्ता को समाप्त करने के बजाय युद्ध बंद कर देना ज़्यादा अच्छा है। चौथा जो बताता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर यदि कोई विशेष कर्ता या कर्ताओं का कोई विशेष संवेद यानी समझौता संवेद आधिपत्य स्थापित करना चाहे उसमें सफलता प्राप्त करे तो उसका विरोध करो। पांचवा जो यदि कर्ता और कर्ताओं का समूह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का पोषण करे तो उससे वैसा न करने का बाध्य करो। छठा जो बताता है पराजित या अवरुद्ध आवश्यक राष्ट्रकर्ताओं को व्यवस्था के में फिर प्रवेश देना चाहिए। सभी आवश्यकर्ताओं को सहयोगी मानना चाहिए। यानी कि शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के दो नियम प्रकट होते हैं इसमें। एक तो सामाजिक प्रगति के अंतर्गत किसी राजनीतिक उप पद्धति का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आवश्यक राष्ट्रकर्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए अपने सहयोगों पर निर्भर रहना पड़ता है अथवा उनको उनमें सदैव इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तीसरा नियम से यह तथ्य प्रकट होता है कि आवश्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सीमा के बाहर भूमि का आधार नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रीयता के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा। चौथा पांचवा जो नियम बताता है उसमें प्रतिबंधित होता है कि यदि किसी आवश्यक राष्ट्रकर्ता या कर्ताओं के समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधिपत्य कायम किया जाता है तो वह दूसरे राज्यकर्ताओं राष्ट्रकर्ताओं के समूह के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और छठा जो नियम बताता है जैसे कि यदि कर्ता जो पराजित और अवरुद्ध आवश्यक राष्ट्र कार्यकर्ताओं का है उसमें यह बताता है कि छठे नियम में स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सदस्यता उन व्यवहारों पर निर्भर करती है जो व्यवहार शक्ति संतुलन व्यवस्था के नियमों के अनुकूल है। यदि आवश्यकर्ता कार्यकर्ताओं की संख्या घट जाती है तो शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थायित्व आ जाता है। शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी यदि आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता खेल के नियमों के अनुसार न खेले। यदि राष्ट्रीय कार्यकर्ता अधिराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का प्रयत्न करे। आधुनिक युग में शक्ति संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के पतन के कई कारण हैं जिसमें हम ये मान सकते हैं सशक्त प्रतिकूलगामी डिसेंट कर्ताओं का अंत, अनुकूलगामी सदस्यों द्वारा प्रतिकूलगामी सदस्यों के खिलाफ यथोचित कदम उठाने में विफलता, साम्यवादी गुट तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित राजनीतिक गुटों का उदय होना है। इसी शक्ति संतुलन की व्यवस्था के आधार पर उसने द्विध्रुव व्यवस्था में चेंज किया है। उसमें एक तो आ गया शीतल द्विध्रुव व्यवस्था, दूसरा दृढ़ यानी कठोर द्विध्रुव व्यवस्था। शीतल द्विध्रुव व्यवस्था में विशेष रूप से यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद स्थापित शक्ति संतुलन की व्यवस्था धीरे धीरे शीतल द्विध्रुव व्यवस्था बनती गई। इसमें दो महाशक्तियों के चारों ओर लघु शक्तियों निर्गुट राज्यों का समूह घिरा रहा जिसमें निर्गुट राज्यों का एक सा गुट होने के कारण दो गुट बड़ी शक्तिशाली शीतल बनी रही। यानी शीतल द्विध्रुव के 12 नियम बताए हैं इसने कैप्लान ने। पद सौंपनीय और मिश्रित पद सौंपनीय ढांचों पर आधारित गुट दूसरे समान गुटों को खत्म करना चाहता है। पद सौंपनीय तथा दूसरा जो है पद सौंपनीय तथा मिश्रित पद सौंपनीय ढांचों पर आधारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, बड़े युद्ध के बदले छोटे युद्ध लड़ना, विपक्षी गुट को समाप्त करने में असफल होने के बजाय निर्धारित खतरों एवं लागत को ध्यान में रखते हुए बड़ी लड़ाई लड़ाएंगे। किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे गुट के कर्ताओं की अपेक्षा करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहेंगे। अश्रृंखलाबद्ध ढांचे पर आधारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, अपनी क्षमता बढ़ाने में असफल होने पर छोटी लड़ाई लड़ना चाहेंगे किंतु वे हमेशा बड़ी लड़ाई से बचेंगे। पांचवा जो बताया सभी गुटों के कर्ता विपक्षी गुट को आधिपत्य जमाने के बजाय लड़ाई लड़ना चाहेंगे। इसमें छठा जो बताया है सभी गुटों के सदस्य अपने विश्वव्यापी उद्देश्यों को गुट के उद्देश्यों के अधीन रखेंगे किंतु विपक्ष गुट के गुटी उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्यों के अधीन रखना चाहेंगे। सभी निर्गुट सदस्य अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और को विश्वव्यापी उद्देश्यों का समर्थन करने वाले कर्ताओं के साथ संबंध करना चाहेंगे। गुटों के कर्ता अपने गुटों की सदस्यता में वृद्धि करना चाहेंगे। गैर गुटीय सदस्य दोनों गुटों के बीच युद्ध के खतरे को कम करना चाहेंगे। विश्वव्यापी कर्ता की भूमिका अदा करने की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में गैर गुटीय कर्ता किसी भी गुट का समर्थन करना नहीं चाहेंगे। विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ता दोनों गुटों के परस्पर
एक विरोध को कम करना चाहेंगे। विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक गुटीय गैर गुटीय सदस्यों के को तब तक एकताबद्ध करना चाहेंगे जब तक कोई गुट खुल्लम खुल्ला यानी सामने शक्ति का प्रयोग जैसे कोई प्रतिकूलगामी कार्य करना चाहेंगे। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था की भूमिका का ठीक से निर्वाह करना होता है। व्यवस्था विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता रूपांतरित हो जाएगी। यानी फिर बाद में ये कहता है कैप्लान कि दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था आएगी। दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में शीतल द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरण होगा जिसमें गैर गुटीय जैसे तटस्थ या निर्गुट तथा विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक सदस्यों का या तो पूर्णतः लोप हो जाता है या वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परंतु इस व्यवस्था के स्थायित्व की गारंटी तभी होगी जब दोनों गुटों का सौपनीय रीति में संगठन हो। इस अवस्था में मध्यस्थीकरण से संबद्ध भूमिकाओं का अभाव होता है जिससे दुष्क्रियात्मक तनाव यानी डाइसफंक्शनल टेंशंस के बढ़ने की संभावना रहती है। यही कारण है कि दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में स्थायित्व का अभाव रहता है। इसके बाद में विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आती है। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक शीतल द्विध्रुवीय व्यवस्था में आवश्यकताओं के प्रकारों का विस्तार करने से बनता है। इसमें विश्वव्यापी कर्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ इतना शक्तिशाली होता है कि राष्ट्रकर्ताओं के मध्य होने वाली युद्ध को रोक सके। इस व्यवस्था में विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थकर्ताओं और गैर गुटीय कर्ताओं का प्रबल्य रहता है। इसमें राष्ट्रकर्ताओं का व्यक्तित्व बना रहता है और वे अधिकतम शक्ति का प्रयत्न भी करते रहते हैं। कार्यकर्ता अपने उद्देश्य विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हितों का विश्वव्यापी व्यवस्था के आगे गौण माना जाएगा तब सब कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शांति में साधनों का सहारा लेंगे। सौंपनीय व्यवस्था इसके बाद में आता है जिसमें यानी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा प्रकारात्मक तत्व अधिक सुदृढ़ होते हैं। इसमें एक विश्वव्यापी कर्ता प्राय सारे विश्व का समेट लेता है, केवल एक राष्ट्र बाहर रह जाता है। यह सौंपनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी निरंकुश राज्य जैसे नाजी जर्मनी या अन्य भी हिटलर वाला जो नाजी है जैसे किसी राष्ट्रकर्ता द्वारा की गई विश्व विजय का परिणाम है तो निर्देशात्मक होगी, और यदि यह प्रजातंत्रात्मक देशों में प्रचलित नियमों का पर आधारित होकर गैर निर्देशात्मक कहलाएगी। एकीकरण की अधिकतम मात्रा के कारण इस व्यवस्था में काफ़ी स्थायित्व रहता है। इकाई वीटो यानी यूनिट वीटो इंटरनेशनल सिस्टम इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने की क्षमता आती है। सभी कर्ताओं की क्षमता लगभग समान होती है। यदि एक कर्ता दूसरे पर आक्रमण कर विजय बनाना चाहता है तो उससे भी नष्ट किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सभी कर्ता अपनी सुरक्षा के लिए अपने सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। यह व्यवस्था परस्पर धमकी पर आधारित है, इसलिए इस व्यवस्था में दुष्क्रियात्मक तत्व अधिक होते हैं। इकाई वीटो व्यवस्था तभी स्थायी रह सकती है जब सारे कर्ता धमकियों का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। इसमें स्वयं को नष्ट करने का खतरा रहता है। ऐसी व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब सब कर्ताओं के पास इस अधिकार तरह के हथियार हो जैसे आणविक शस्त्र हो तो प्रत्येक कर्ता दूसरे को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए युद्ध होने की संभावना भी कम हो सकती है या बहुत ज़्यादा पूर्ण को समाप्त करने का रहता है। हम इसका मूल्यांकन करते हैं कैप्लान का। तो कैप्लान ने जो बनाया है 6 सिद्धांत वो अपने इच्छा अनुसार विभाजित यानी मनमाना बंटवारा किया है और 2 भिन्न कसौटियों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया है, जिसमें एक तो यथार्थवाद और दूसरा आदर्शवाद। यानी पहला जो है यथार्थवाद है शक्ति संतुलन व्यवस्था, शीतल द्विध्रुवीय व्यवस्था वास्तविक प्रतिमानों की श्रेणी में आते हैं, जबकि अन्य जो हैं आपके आदर्शवादी सिद्धांतों के प्रतिपादन में आते हैं। यानी तीसरा जो इच्छा अनुसार क्रम का निर्धारण कर दिया कि पहले शक्ति संतुलन आएगा, फिर शीतल आएगा, फिर कठोर आएगा, सार्वभौम आएगा, उसके बाद में सौंपनी आएगा, इकाई वीटो आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्रम चेंज हो सकते हैं, क्रम अधिक भी हो सकते हैं, क्रम कम भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। जो अंतिम 4 व्यवस्था है, जो 4 व्यवस्था अंतिम जैसे द्विध्रुवीय विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय सौंपनी और इकाई वीटो, ये कोरा आदर्श था, उनका वास्तविकताओं पर खरा नहीं उतरता था। व्यवस्था रूपांतरण भी इन्होंने कहा कि जैसे पहले शक्ति संतुलन आएगा, फिर शीतल आएगा, फिर द्विध्रुव आएगा, दृढ़ आएगा, फिर विश्वव्यापी सौंपनी और इकाई वीटो आएगा। ये रूपांतरण भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है क्योंकि इकाई वीटो से सीधा शक्ति रूपांतरण हो सकता है या फिर विश्वव्यापी भी
हो सकता है। एक सार्वभौमकर्ता रह जाना गलत, यानी एक सार्वभौमकर्ता यानी कि एक राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली रह जाना, ये एकदम गलत होगा। कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकते। प्रत्येक के पास निषेधाधिकार होना गलत है। जैसे इकाई वीटो अधिकार है जिसमें परमाणु बम से संबंधित है, तो इसमें जो पावर पॉलिटिक्स है वो प्रत्येक के पास समान होना कभी नहीं हो सकता, और ना वो निषेधाधिकार प्रयोग हो सकता। व्यवहार के पैमाने तय नहीं हो सकते। व्यवहार के रूप में हम इसे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियम समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं, और समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होने के कारण हम इसे अंतिम नहीं मान सकते। सो अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में इसने लिखा है कि लास्ट में जैसे इससे निर्देशात्मक गैर निर्देशात्मक होगा, ये हम ये कह सकते हैं कि ऐसा संभव होना मुमकिन नहीं है। जैसे कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ने लिखा है, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद का पुनर्जीवन होने पर ही हो सकता है, और इस तरह के पुनर्जीवन की बात सोचने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सारे प्रक्रम का गलत समझना। व्यवस्था की मूल रचना की गति की अपेक्षा की है। जैसे डॉक्टर महेंद्र कुमार ने अपने शब्दों में लिखा है कि राज्य के व्यवहार के किसी भी सिद्धांत में मूल रचना की गति को भी शामिल करना चाहिए, और शामिल करना चाहिए शामिल करना चाहिए। कैपलान ने तो इस गति की पर विचार करता है, ना उन बलों पर विचार करता है जो राष्ट्रों के व्यवहार को पैमाना तय करता है। व्यवस्था की पूर्णता की दृष्टि से यह एक गंभीर त्रुटि रही है। कैपलान ने ये कह सकते हैं कि कैपलान के अतिरिक्त व्यवस्था प्रतिमानों के सार्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देती है। यानी कैपलान शक्ति संतुलन वाला प्रतिमान किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था में को शीतल युद्ध व्यवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि दो प्रमुख सोवियत संघ और अमेरिका था, हाथों में शक्ति थी। उसके पश्चात अमेरिका शक्तिशाली हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इकाई वीटो, और अब हमारे पास में आज बढ़ती संख्या परमाणु का, तो इकाई वीटो की ओर बढ़ रहे हैं। कैपलान के अतिरिक्त व्यवस्था प्रतिमानों के संबंध में CAW मैनिंग, रिचर्ड रोजक्रेंस, चार्ल्स मैक्लेलैंड, जॉर्ज हर्ज तथा केनेथ बोल्डिंग का कार्य महत्वपूर्ण है। CW मैनिंग का विचार है कि राष्ट्र राज्यों पर आधारित परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब भी पुष्ट और सशक्त है, जबकि जॉर्ज हर्ज और केनेथ बोल्डिंग मानते हैं कि पुरानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था परमाणु युग में बेकार हो गई। यद्यपि राष्ट्र राज्य का अस्तित्व मौजूद है, तथापि राष्ट्र राज्य की संरचना प्रकारों में धीमी गति से बदलाव आ गए हैं। इन बदलावों से राष्ट्र राज्य की बुनियादी आवश्यकता, विशेषताएं, संप्रभुता की परंपरागत धारणा में भी कुछ गंभीर परिवर्तन आए हैं, और प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रकार के रूप में स्वरूप में भी कर सकते हैं। यानी कैपलान द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जो किया गया है विकसित व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था परिप्रेक्ष्य के सबसे महत्वपूर्ण है, हम मान सकते हैं आज के समय में। आज धन्यवाद, इतना ही।